आज हम लोग आपको बता रहे हैं सेमेस्टर 6 में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोगों को पढ़ना है, तो उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन आज हम लोग देंगे सेमेस्टर 6 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? वैसे आप लोगों को पढ़ना है CMA 2, लेकिन CMA 2 में सी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। सी हम लोग सेमेस्टर 5 में पढ़ चुके हैं। हम लोग को MA पढ़ना है। MA का मतलब होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन। क्या ऐसा क्या लेखांकन करेंगे जिसके जरिए एक मैनेजर को हेल्प हो सके निर्णय लेने में? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग टू मैनेजर्स। यह प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करता है। बोलता है यह क्या करता है? मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। अब सवाल है किससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग हम लोग करेंगे? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, और ताकि हम अपने कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए डिसीजन ले सके, अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को मैनेज करने से रिलेटेड डिसीजन ले सके, तो उसमें मदद करने के लिए हम लोगों को कौन सा अकाउंटिंग पढ़ना होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना कंपलसरी है, अनिवार्य है या नहीं है? यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना जरूरी है या नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना किसी भी बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस का डिटेल स्टडी कर सकते हो तो करो, नहीं लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना नेसेसरी है, वो तो रखना ही पड़ेगा आपको। यानी ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना कंपलसरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू मेंटेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बोलता है ये कंपलसरी नहीं कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग रख दो। प्रबंधकीय लेखांकन रखना अनिवार्य नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखना कभी भी अनिवार्य नहीं है। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। अगर कोई लगता है, जैसे हम लोग को लगता है कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, इसको हमको और आगे बढ़ाना है, तो हम अपने बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे कि क्या ऐसा वीक पॉइंट है और क्या अपना स्ट्रेंथ है, मजबूती क्या है, उसको भी ढूंढेंगे। यानी हम अपने बारे में एनालिसिस करके अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे, अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे, इसके बारे में हमको चिंता करनी है। इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं कि आप ये सब काम करो। ये सब वो करता है जो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए सोचता है, ये वो करता है जो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए सोचता है, बाकी ये बनाना जरूरी नहीं है। तो क्या क्या करना होगा हम लोगों को इसके अंदर? तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करना होगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करना है, उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके हेल्प से होता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप करेंगे, प्रबंधकीय लेखांकन जो करेंगे, किसके हेल्प से होता है? तो सबसे पहले जो आपको चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए, जिसको रॉ मटेरियल, रॉ बोलते हैं, तो सबसे पहले जो डेटा चाहिए वो डेटा चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकता। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए, जैसे जर्नल बनाने के लिए आपको ट्रांजैक्शन चाहिए, उसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए जो डेटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी।
किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग ये जान लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का क्या है और कितने प्रकार का है, क्योंकि 3 चैप्टर इसमें हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू करेंगे। 3 चैप्टर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ही पढ़ना है, फिर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जा पाओगे। क्योंकि पहले समझो कि जैसे हम लोग जब 11th में जर्नल पढ़ रहे थे, तो 6-7 चैप्टर आपको पढ़ना था ट्रांजेक्शन क्या है, क्योंकि जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं होगा जब तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रॉ मटेरियल, जिसको कच्चा बोलते हैं, जहाँ से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, जिसके मदद से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, उसको आप नहीं जानते। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के इसी के द्वारा जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, इसी के हेल्प से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स होता है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनल स्टेटमेंट कंपनी का अंतिम विवरण। फाइनल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? तो आप बोल सकते हैं, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जो पूरे साल अपना रिकॉर्डिंग करती है ना, उसका फाइनली क्या निकलता है, आउटपुट क्या निकलता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आउटपुट होगा, जो कंक्लूजन हो, जो फाइनली कैलकुलेट होकर निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, अकाउंटिंग लिख दी गलती से, यहाँ ठीक लिखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है किसी भी कंपनी का फाइनल स्टेटमेंट होता है। यानी फाइनल स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई कंपनी सबसे लास्ट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लास्ट में जो बनता है ना, उसको फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो जिसको आउटपुट बोलते हैं, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स बोलते हैं। तो जो फाइनली तैयार होकर आता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने क्लासिफिकेशन हैं, कितने प्रकार हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। चार स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट। दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। स्थिति संबंधी विवरण। तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट, तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब एक एक स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, फिर बनाते हैं एक एक करके, सबके बारे में चेक करेंगे। कोई दिक्कत है?
तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं और क्या हम लोग निकालना चाहते हैं इनकम स्टेटमेंट के जरिए। इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइंड आउट इनकम ऑफ अ बिजनेस। आप किसी बिजनेस का अगर इनकम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट। यह विवरण किसी व्यवसाय के लाभ की गणना के लिए बनाया जाता है। लाभ की गणना के लिए बनाया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह का होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आय विवरण के प्रकार। आय विवरण के प्रकार या वर्गीकरण। आय विवरण का वर्गीकरण। बताइए, अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो दो स्टेटमेंट बनता है। वैसे कंपनी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो कंपनी में एक ही स्टेटमेंट बनता है। कंपनी में कितने स्टेटमेंट बनते हैं? एक। ठीक है, कंपनी में एक, लेकिन हम अगर सोल ट्रेड की बात करें तो दो दो स्टेटमेंट बनता है। तो कंपनी में अगर हम बात करेंगे तो एक स्टेटमेंट बनता है, तो बता देंगे क्या बनता है। यहाँ बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये पार्टनरशिप और सोल ट्रेड की बात करिए, ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी में नहीं बनता है, ये पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में बनता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का दो पर्पस होता है। पहला ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, बोलता है कि इसका पर्पस है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना और ग्रॉस लॉस निकालना। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालना, कोई दिक्कत है? ट्रेडिंग बनाने का पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस। लेकिन ये कंपनी में यूज नहीं होता है, कोई दिक्कत है? कंपनी में क्या अकेला यूज कौन सा होता है? पीएल। इसका हम लोग पीएल में कंपनी में क्या नाम लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं नोट यूज फॉर कंपनी। नोट यूज्ड इन कंपनी। कोई भी कंपनी में ये इस्तेमाल नहीं होता है। कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती है, कंपनी सीधा बनाती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कंपनी जो बनाती है उसको पीएल भी नहीं बोलते, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पर्पस क्या है भाई? इसको बोलते हैं लाभ हानि विवरण अकाउंट, लाभ हानि विवरण खाता। तो इसका पर्पस क्या है, क्यों ये बनाया जाता है? अगर इसके पर्पस की बात कर लें तो इसका पर्पस क्या है बताइए, क्यों बनाया जाता है? इसका पर्पस है टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए। किसी कंपनी का शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि जानने के लिए। और ये ट्रेडिंग अकाउंट है जो कि कंपनी में यूज़ नहीं होता है, ये सोल ट्रेड में बनता है। ये सोल ट्रेड में बनता है ये ट्रेडिंग अकाउंट, और हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी कंपनी में ये बनता है। यहाँ से हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करना चाहते हैं, कहीं कोई दिक्कत है? ये हो गया इनकम स्टेटमेंट। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हम लोग का कौन सा है? पोजीशन स्टेटमेंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में हम लोग क्या चेक करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। तो पोजीशन स्टेटमेंट हम लोग चलते हैं आगे।
इसको बोलते हैं स्थिति विवरण। इसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं, लेकिन आगे अब लिखते हैं इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बताने के लिए जिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम, पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। बोलता है किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है जो विवरण तैयार किया जाता है उसे स्थिति विवरण कहते हैं। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट। इसे स्थिति विवरण के नाम से कहीं कोई दिक्कत है इसमें? क्या बताइए, ये जो पूरा फाइनेंस पोजीशन स्टेटमेंट बनता है वो इस पर डिपेंड होता है। एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी के फॉर्मेट पर पूरा टिका रहता है। एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी के फॉर्मेट पर पूरा ये टिका रहता है। एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। एक तरफ एसेट्स दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटी, दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है ये। कहीं कोई दिक्कत? इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसी पूरे थ्योरम पर पोजीशन स्टेटमेंट टिका रहता है। इसके अलावा हम लोगों को दो स्टेटमेंट और पढ़ना है, एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के पोजीशन को बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के पोजीशन को बताता है कि कैश इन कितना हो रहा है और आउट कितना हो रहा है, पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। इसके लिए जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहीं कोई दिक्कत है? और फंड के फ्लो और इन फ्लो और आउट फ्लो के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। अब दो तरह का बिजनेस होता है, एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, पढ़े होंगे, और एक होता है फंड बेसिस अकाउंटिंग। तो जिस बिजनेस में कैश बेसिस अकाउंटिंग होगा वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, और जहाँ पे फंड बेसिस अकाउंटिंग होगा वहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ बनेगा? जहाँ पे अकाउंटिंग कैसे होगा? अकाउंटिंग होगा कैश बेसिस। कैश बेसिस समझते हैं क्या होता है? कैश बेसिस अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास पैसा आएगा तब आप लिखेंगे, और जब आपके पास से पैसा जाएगा तभी आप लिखेंगे। ऐसे अकाउंटिंग के बेस को हम लोग बोलते हैं कैश बेस। और एक होता है एक्यूरल बेस, जहाँ पे उधार भी लिखते हैं नगद भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तभी लिखेंगे जब पैसा आएगा या जब पैसा जाएगा। लेकिन जो एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने यहाँ कैश अकाउंटिंग नहीं रखते हैं, वो अपने यहाँ फंड बेस अकाउंटिंग रखते हैं। तो फंड बेस अकाउंटिंग का मतलब है कि उनके यहाँ जो भी चीज़ देखिए सब में फंड लिखा रहेगा, कि ये फंड है, वो फंड है, वो फंड है, सब में फंड लिखा रहेगा। जैसे स्कूल में देखिएगा या मंदिर में देखिए, सब जगह पे फंड बनता है कि फंड है कि नहीं अपने पास। तो जितने एनपीओ होंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे, सब में फंड में पैसा रहता है। और जो कैश बिजनेस वाले लोग हैं उनमें कैश बेसिस होता है। तो जो कैश बेस अकाउंटिंग रखते हैं वो अपने यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश के फ्लो को चेक करते हैं कि इन कितना और आउट कितना, और इन मतलब मेरे पास पैसा कितना आ रहा है, और आउट का मतलब मेरे पास से कितना कितना जा रहा है। और जो फंड बेस पर अपना अकाउंटिंग रखते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग होते हैं, वो सारे फंड बेस पर अपना अकाउंटिंग रखते हैं। वो चेक करते हैं कि भाई मेरा फंड कितना आया और फंड कितना गया, कितना फंड आया और कितना गया, दोनों एकदम एक ही जैसा बनता है। आने और जाने, आएगा तो प्लस करेंगे, जाएगा तो माइनस करेंगे, डिपेंड करता है कि कैश या फंड।
कैश के बारे में बात हो रही है या फंड के बारे में बात हो रही है? अगर कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बात हो रही है तो जो स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। और जो फंड के बारे में जब बात हो रही है तो फंड को जिस जगह पे फंड के से रिलेटेड जहाँ पे हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले इतना चीज़ जानना जरूरी है, तभी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ पाएंगे। अगर ये सब चीज़ आपके कमांड में नहीं है तो आप क्या एनालिसिस कर पाओगे? एक डॉक्टर को किसी के शरीर का एनालिसिस करने के लिए जानना जरूरी है कि उसके शरीर में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कौन किससे कनेक्टेड है। अगर नहीं पता है तो हम लोग कर पाएंगे क्या? एक्सरे रिपोर्ट तो हम लोग भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता, डॉक्टर उसी का एनालिसिस करके बता देता है। तो आखिर डॉक्टर में ऐसा क्या गुण है कि वो एक्सरे रिपोर्ट देख के बता दिया, और हम और आप एक्सरे रिपोर्ट आराम से धूप में देख रहे, पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। अगर ये पता चल जाए कि पेट में हमारा दर्द है तो सीधा जाकर हम एक्सरे ना करा लेंगे 200 रुपये का, और अपने चेक कर लेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो दवा ले लेते हैं जाके। लेकिन ये अपने को नहीं आता है ना, इसलिए हम लोग क्या जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो व्यक्ति को अकाउंट्स ही नहीं पता रहेगा वो एनालिसिस क्या करेगा? तो पहले अकाउंट्स जरूरी है जानना, तो इसलिए हर चीज़ को जानिए, हर कंपोनेंट्स को जानिए, तब आप एनालिसिस कर पाएंगे किसी भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन का। और जब तक बिजनेस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से जानेंगे, तब आप अपना एनालिसिस करेंगे। और जब एनालिसिस करेंगे तब जो रिपोर्ट आप कंक्लूजन में लेकर आएंगे वो हेल्प करेगा, वो रिपोर्ट हेल्प करेगा मैनेजर्स को डिसीजन लेने में, आपके मालिक को डिसीजन लेने में। अगर आप जो रिपोर्ट देंगे कंक्लूजन करके कि सर हमने जब पूरा डिटेल स्टडी किया तो हमने ये चीज़ पाया, और जो आप लिख के देते हैं रिपोर्ट में उसके आधार पर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है, मैनेजर जो होता है ऊपर बैठा है, एमबीए करके बैठा हुआ है, वो उसके उसके रिपोर्ट के आधार पर वो डिसीजन लेता है कि जिस तरह का रिपोर्ट ये कह रहा है अगले साल मेरा डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, तो बोलता है कि साल प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा दो और कुछ माल स्टॉक में रखो, अगर जरूरत पड़ गया तो तुरंत प्रोडक्शन कर देंगे। बात समझ आ रही? ये किस कैसे पता चलता है? एनालिसिस के आधार पर। शादी विवाह हम लोग के गांव में होता है ना जी, तो एनालिसिस ये कहता है ना कि आज बहुत लगन है जी, चावल कम डालना, बहुत लगन है, बहुत लोग इधर उधर इंगेज हो जाएंगे, जितने लोगों को हम बुलाएं शायद हो सकता है सब लोग ना आ पाएँ, तो कम डालना, अगर आएगा भी तो खाना नहीं खाएगा। और जिस दिन बोलता है आज कोई लगन नहीं भैया, भीड़ हो सकता है, तो चावल ज़्यादा डालना। इसका मतलब क्या है? वो पूरा एनालिसिस किया है, डिटेल एनालिसिस किया, और सच में उसका जो बात है वो सही हो जाता है। अब कुछ लोग बोलता है कि ठीक है भैया सस्पेंस में रखो, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, तो ऐसा करो रेडी अपने पास सारा माल रखना, सारा सामान ज़्यादा लाओ, अरे बचेगा तो वापस कर देंगे दुकानदार को, लेकिन ले लाना सब स्टॉक में रखना, जैसे ज़रूरत पड़ेगा। मिस्त्री को बोला रहता है घटेगा हमको पहले बता देना, मिस्त्री जाके इन्फॉर्म कर दिया कि शॉर्ट कर रहा है, बोला ठीक है, और देखा कितना भीड़ है, बोला अभी भीड़ है चलो डाल दो, या बोल देता है कि चलो इतने में हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप कैसे एनालाइज कर पाओगे? तो एनालाइज करने के लिए आपके पास रिपोर्टिंग होना चाहिए ना, और वो रिपोर्टिंग जब तक आपके पास नहीं रहेगा आप आगे डिसाइड नहीं कर सकते। और रिपोर्टिंग मतलब डिसीजन लेने के लिए रिपोर्ट ज़रूरत है, और रिपोर्ट के लिए एनालिसिस ज़रूरत है, और एनालिसिस के लिए क्या ज़रूरत है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो दिक्कत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो एनालिसिस होगा, एनालिसिस होगा तो रिपोर्ट जनरेट होगा, रिपोर्ट जनरेट होगा तो डिसीजन मेकिंग होगा। ये सारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब बनेगा जब आपका जर्नल होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा? जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बनाएंगे, तभी ना फाइनल अकाउंट बनेगा। और जब फाइनल अकाउंट बनेगा तब आपका क्या होगा? एनालिसिस होगा, एनालिसिस होगा तो रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग होगा तो जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका डिसीजन मेकिंग होगा। यही पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे और डिटेल में देखेंगे।